अभी तक जो हमने प्लेन में कराया वो ये है। एक तो मैंने इसकी ये बताया था कि प्लेन की कोई भी इक्वेशन होगी ना वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, किससे, x1 y1 और z1 से। ठीक है, एक प्लेन पे पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1 z1, एंड इसके नॉर्मल का जो डी आर एस है वो हमें पता है। नॉर्मल के डी आर एस है ए बी सी। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। इसके बाद हमने एक पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, इंटरसेप्ट पता होता है हमें एक्स वाई जेड एक्सिस पे कितने इंटरसेप्ट कट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन। मतलब इसमें आरएचएस में इधर वन होता है, ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था, अगर हमें इक्वेशन निकालनी है किसी प्लेन की जो पास हो रहा है थ्री पॉइंट से, है ना, पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक तो मेथड सिखाया था और एक मैंने बताया था इससे भी निकाल सकते हो तुम, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो रखो तो भी क्या निकाल सकते हो तुम, प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। दूसरा मेथड तुम्हें बताया था मैंने कि एक पहले पॉइंट से, पॉइंट वन से तुम क्या करोगे, इक्वेशन निकालोगे प्लेन की ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। ये पॉइंट वन से इक्वेशन निकाली तुमने। अब अदर ये जो इक्वेशन आएगी ये कुछ इस तरीके से आएगी कि उसमें ए बी सी होंगे, एक्स वाई जेड होंगे। अब जो अदर टू पॉइंट्स होंगे, अदर टू पॉइंट्स हम इसमें पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की जगह पे। ठीक है। तो दो इक्वेशन बनेंगी हमारे पास, वी गेट टू इक्वेशंस इन ए बी सी। ए बी सी की फॉर्म में हमें दो इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट ए बी सी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। किसी कांस्टेंट की टर्म्स में हमें क्या मिल जाएंगे, ए बी सी। अब इन ए बी सी को वापस लाके हम किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वी गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि थ्री पॉइंट से पास हो रही होगी। तो तुम्हारे पास दो मेथड है, दोनों में से जिससे मर्जी उससे कर सकते हो इस वाले केस को। इसके बाद आती है नॉर्मल फॉर्म। क्या है नॉर्मल फॉर्म? ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, अगर हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर है आर डॉट एन इक्वल्स टू पी। ठीक है, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आर की डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ कर दो, नॉर्मल वेक्टर साथ। ठीक है, जो कि एक क्या था, यूनिट वेक्टर था। तो आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। ये क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म वेक्टर फॉर्म में। अगर इसी को तुम कार्टेशियन फॉर्म में निकालोगे तो आ जाएगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। ठीक है, यहाँ पे एल एम एन क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ नॉर्मल। पी क्या है, पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है। इसी की एक फॉर्म और थी जिसमें हमें क्या होता था, एक पॉइंट भी पता था और ये वाला था ना केस जिसमें हमें एक पॉइंट पता था और नॉर्मल पता था। तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म है इसकी। इसी की एक वेक्टर फॉर्म भी होती है, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इक्वल टू जीरो। ए हो गया हमारा कोई भी वो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो प्लेन पे लाई कर रहा है, और एन वेक्टर हो गया नॉर्मल वेक्टर।
ठीक है। इसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड की थी बिटवीन अ पॉइंट एंड द लाइन एंड अ प्लेन। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, तो पॉइंट और प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सपोज प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और ये पी पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन। तो ये मैंने तुम्हें बताया था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना ये किसके इक्वल होगी, मॉड्यूलस अपॉन रूट। मोड में आएगी ये पूरी इक्वेशन प्लेन की, और एक्स वाई जेड की जगह हम पॉइंट रख देंगे एक्स वन वाई वन जेड वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, और यहाँ आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम रूट में। ठीक है। दूसरा मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर हमारे पास दो प्लेन है जो कि पैरेलल है, उनके बीच में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा उसके लिए तुम्हें यूज करना है क्या कॉन्सेप्ट, ये दोनों की इक्वेशन हमें पता पड़ होगी दोनों की, पी वन और पी टू की। तो एक प्लेन पे एक्स वन वाई वन जेड वन एक पॉइंट मान लेना। ठीक है। और इस पॉइंट से इस प्लेन पी टू के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम निकालोगे। अगर सपोज इसकी इक्वेशन तुम्हें पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो तुम पी कैसे निकालोगे, मोड में बाय रूट। ठीक है। मोड में तुम इस इक्वेशन को रख दोगे यहाँ, तो यह आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना होगा, इस इस वाली इक्वेशन के इतने पार्ट को, है ना, ये जो इतना पार्ट है ना इसका, इसको यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको रिप्लेस करने के लिए हम यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन, ये पी टू की इक्वेशन। ठीक है। तो पी टू वाली इक्वेशन से तुम इसको यहाँ से रिप्लेस करोगे, क्या करोगे, रिप्लेस। ठीक है। जब पी टू से इसको रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ ऊपर एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को और डिनोमिनेटर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दोनों को डिवाइड करके जो भी आएगा वो पी होगा, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स। आई होप ये मेथड तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको मैंने कराया भी था लास्ट क्लास में। ठीक है, इस पे बेस तुम्हें क्वेश्चन भी मिल जाएगा एनसीईआरटी में भी। तो ये हो गया पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं करेंगे हम, सिंपल ये मेथड ही यूज करेंगे। ठीक। इसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा था छोटा सा, कैसे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। ठीक है। एक प्लेन है ये, ठीक है, ये दूसरा प्लेन है ये, दोनों प्लेन पैरेलल है। ठीक है। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, सपोज हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है। इसकी हमें गिवन है, पी वन की इक्वेशन निकालनी है, पी टू की गिवन है, मान लिया मैंने। ठीक है। तो पी वन की कुछ और भी कंडीशन हमें पता होगी, सपोज जैसे हमें यहाँ पे बताया कि पॉइंट है कोई जिससे पास हो रहा है पी वन प्लेन, और पी टू की इक्वेशन तो पता ही है अब क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो जैसे अगर मान ले इसकी इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये पी टू की इक्वेशन है। तो जो इसकी इक्वेशन होगी ना पी वन की, वो भी कुछ ऐसी ही होगी, मतलब ए बी सी जो डी आर एस एस के ये तो सेम ही रहेंगे लगभग। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये जो टर्म है ना डी, ये चेंज हो जाएगा बस। तो इसको हम मान लेते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है। नाउ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये तो पूरा सेम है, इतना तो आएगी हमारे पास, बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो ये पॉइंट दे रखा था, है ना, ये जो पॉइंट दे रखा था पी, पी को सेटिस्फाई करा देंगे इसमें, सेटिस्फाई अबव इक्वेशन, एंड लैम्डा हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल के वापस इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। इस तरीके से हमें करना है। आई होप तुम्हें इतनी बात क्लियर होगी, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।
यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ आगे चलते हैं। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं इसमें, उनको भी कर लेते हैं कवर। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन क्या होता है? अब तुम मुझे बता सकते हो कि जहां दो प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे होंगे तो दो प्लेन इंटरसेक्ट हो करके क्या बनाते हैं? जैसे दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या बनाती है? एक पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसी दो प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे बताओ जरा, सोच के। और सोचने में हेल्प ले लो, जिस रूम में तुम बैठे हो ना उसके कॉर्नर में देखो। हाँ, दिव्यांश का आंसर है लाइन। तो जो तुम रूम में बैठे हो ना, जो साइड वाली जो ये वॉल है, चार वॉल है ना, कोई जो दो वॉल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको देखो, वहां पे क्या बन रही होगी? एक लाइन बन रही होगी। तो व्हेन टू प्लेन इंटरसेक्ट दे फॉर्म अ लाइन। अब इमेजिन करो, इस इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक और प्लेन पास हो रहा है यहाँ से। जहाँ ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ एक लाइन बन रही है, इस लाइन से ही एक और प्लेन पास हो रहा है ना? तो ये जो तीसरा प्लेन पास हो रहा है ना इनके इंटरसेक्शन से, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको भी एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो एक छोटा सा। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2,1। ठीक है, तो देखो ऐसे प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इसके लिए सीधा ये फॉर्मूला है। ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, P1 प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू 0 कर दोगे। और P1 की इक्वेशन कैसे लोगे? 4 को इधर ले जाके तब इसमें यहाँ पुट करोगे, और इस 2 को इधर ले जाकर तब यहाँ पुट करोगे। ठीक है, मतलब क्या कहने का, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ये P1 हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसे सॉल्व करके जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ कर लो, मतलब x वाली टर्म y की कोफिशिएंट। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, 3 प्लस लैम्डा x प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा वाई प्लस 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा z माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये इंटरसेक्शन वाला प्लेन है ना, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास होता है। यही तो है। ये जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है? इंटरसेक्ट, जो प्लेन पास हो रहा है इंटरसेक्शन लाइन से, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, वो ये प्लेन है, ये वाला। यानी कि ये जो अभी हमें मिल रहा है यहाँ, तो ये किससे पास हो रहा है? ये पास हो रहा है, पासिस थ्रू 2, 2, 1 से। अब 2, 2, 1 यहाँ पुट कर दो, x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1। और इसे पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी उसको ला के वापस इस इक्वेशन में पुट कर देना, और यही क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगी। सर ये वाला टॉपिक सिलेबस में मेंशन तो नहीं है सर। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, यस सर। कोई नहीं, कर लो, छोटा सही है।
एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन नहीं है, अब इसमें ऐसे रेक्टिफाई करेंगे अगर कि मतलब ये है ये नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कर लो, छोटी मोटी चीजें हैं ये। ओके सर। ना अगर मान लिया हमें इक्वेशन निकालनी है किसी प्लेन की जो पास हो रहा है थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला टॉपिक तो ये तो हो चुका है। नाउ नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। बहुत ही सिंपल सा है, हम वेक्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं यही बात। एक बात बताओ, अगर मान लिया हमारे पास एक ये प्लेन है, ठीक है, और एक ये प्लेन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये वाला, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल सेम वही होगा जो इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल के बीच में होगा। बताओ, ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेम ही तो होंगे दोनों, कह सकते हैं हम ये बात। क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है ना, ये इसके पैरेलल भी तो होगा। जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब ये नॉर्मल जो है, इनके नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ये कैसे निकालोगे तुम? सपोज इस प्लेन के, ये P1 प्लेन है, ये P2, P1 के जो DRS है वो है A1 B1 C1, और इसके हैं A2 B2 और C2, ठीक। तो इनके बीच में जो एंगल होगा ये cos थीटा, ये क्या हो जाएगा? A1 B1 C1, तो A1 A2 हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये मोड में। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना था तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसे होती? इसकी इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से कुछ, r डॉट n इक्वल टू Q1, इसकी होती r डॉट n इक्वल टू Q2। n नॉर्मल वेक्टर के अलग अलग है इनके, n1 n2 मान लो, तो उस केस में cos थीटा हो जाता n1 डॉट n2, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अपॉन n1 मैग्नीट्यूड n2 मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। तो जैसे मर्जी तुम्हें दे रखा हो, अच्छा कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होती तो ऐसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे होता हमारे पास, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कैसे होती? A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, इसकी होती A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से होगी इक्वेशन उस केस में, ठीक है। तो इनसे तुम निकाल सकते हो इसको। आगे फिर वही बात आती है, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? तो एंगल 90 हो जाएगा, एंगल 90 हो जाएगा तो cos 90 जीरो हो गया। ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर वाला इधर आगे जीरो हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो मतलब अगर P1 परपेंडिकुलर है P2 पे, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। एंड सेकंड कंडीशन है, अगर P1 पैरेलल होता है P2 के, तो उस केस में डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे दोनों के, A1 बाई A2 P1 बाई B2 इक्वल होगा C1 बाई C2 पे, इक्वल टू लैम्डा भी कह सकते हो, किसी कांस्टेंट पे इक्वल होगा। डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं अगर पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है दोनों, यानी कि इनके जो नॉर्मल है वो भी पैरेलल होंगे, और नॉर्मल भी अगर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो
प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये बात है फॉर द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ना अगर हमें मान लिया, ये तो हो गई बात दो प्लेन के बीच में अगर एंगल निकालना है। अगर हमें एंगल निकालना होता एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में, सपोज ये प्लेन है और ये लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। ये एंगल हम जो चाहते हैं निकालना है, ठीक है ये। बट समस्या ये है, अगर तुम इसमें फॉर्मूला लगाते हो कोई भी, लाइन की इक्वेशन कैसी होती है? लाइन की इक्वेशन होगी r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो पड़ी होगी ना, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। प्लेन की कैसी होगी? r डॉट एन इक्वल टू क्यू, यानी कि इसके डीआरएस, प्लेन के डीआरएस कौन कौन डिनोट कर रहा है? ये n, और लाइन के कौन कर रहा है? ये b। ठीक है, तो प्लेन के अपने तो डीआरएस होते नहीं, उसका तो नॉर्मल होता है, उसके डीआरएस होते हैं। तो प्लेन का नॉर्मल मान लिया ये है, तो ये डीआरएस हो गए इसके, मतलब ये जो एन वेक्टर है ये इसके लिए हो गया। तो एन के और बी के बीच में जो एंगल निकलेगा, जो कि हम कॉस से निकालते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कहते हैं कि भाई ये बी डॉट एन बाय मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन, ऐसे निकालते हैं ना। तो ये कौन सा एंगल आ गया? तो ये वाला एंगल आ गया, बट हमें तो चाहिए ये। ठीक है, तो ये अगर पूरा 90 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला क्या हो जाएगा? ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या देंगे? जब 90 माइनस थीटा लिखेंगे इसे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन, मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा? बी डॉट एन बाय मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन। ठीक है, ये बात है तब जब वेक्टर फॉर्म में दे रखा होगा, बट हमें जरूरी थोड़ी ना है कि वेक्टर फॉर्म में यूज करना है, हम तो कैसे भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर ये लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी होती तो ऐसी होती, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी। ठीक है, और इसकी इक्वेशन कैसी होती? ये होती ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ तो ए बी सी सेम आ रहे हैं दोनों के, तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लो, तो ए वन बी वन सी वन लिख सकते हैं, इसे हम ए टू बी टू और सी टू लिख लेंगे। तो इस केस में जो साइन थीटा आएगा ना, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, साइन थीटा जो होगा, अब कोस नहीं निकलेगा, साइन थीटा जो होगा वो होगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। ठीक है, बाय रूट में ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये मोड में होगा। ठीक है, अब लाइन और अगर प्लेन परपेंडिकुलर है, लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर अगर दोनों, अब तो कहानी बदल गई ना। परपेंडिकुलर तो इसका मतलब क्या है? देखो लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है, अगर मान लिया लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि लाइन का, देखो सपोज ये प्लेन है, ये लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब प्लेन का जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल तो इसके साथ पैरेलल हो गया ना, यानी कि नॉर्मल के डीआरएस और लाइन के डीआरएस का अब क्या होगा? रेशियो सेम होगा, ए वन बाई ए टू इक्वल होगा बी वन बाई बी टू इक्वल होगा सी वन बाई सी टू के। और अगर पैरेलल है लाइन और प्लेन, यानी कि प्लेन का जो नॉर्मल है वो अब परपेंडिकुलर होगा लाइन पे, यानी कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल हो जाएगा जीरो के। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अब कंडीशन चेंज हो गई है, हाँ? जो पहले कंडीशन थी परपेंडिकुलर और पैरेलल के लिए, वो अब रिवर्स हो गई है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा बस, लाइन के केस में, लाइन और
प्लेन के बीच में जब एंगल निकाल रहे होंगे। बाकी सब चीजें तो सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। ठीक है। अब हम एक प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन containing टू लाइंस, और इन लाइंस को कोप्लेनर भी प्रूव करना है। ऑल्सो शो दैट लाइंस आर कोप्लेनर। तो ये दो चीज हम दिखाना चाहते हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ऐसी दो लाइन जो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। कोलीनियर, कोलीनियर ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, ऐसे ही कोप्लेनर। ठीक है, ऐसे लाइन जो एक ही प्लेन में लाई करती है। तो अगर हमारे पास सपोज के ये प्लेन है, ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, L1 और L2। L1 की इक्वेशन मान लेते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन A1, y माइनस वाई वन अपॉन B1, z माइनस Z1 अपॉन C1। और सेकंड की इक्वेशन है L2 की x माइनस एक्स टू बाई A2, y माइनस वाई टू बाई B2, z माइनस Z2 बाई C2। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तुम। क्या है वो फॉर्मूला? लाइंस आर कोप्लेनर, कोप्लेनर इफ, इफ व्हाट, अगर x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस Z1। ठीक है, ये होगी फर्स्ट रो। और ये A1 B1 C1, A2 B2 C2। अगर इसे सॉल्व करके पूरे को, पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके अगर जीरो आ जाता है, तो उस केस में लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, बट अगर जीरो नहीं आता तो कोप्लेनर नहीं होगी, सिंपल। दूसरी चीज थी कि उस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालोगे जिसमें ये लाइन लाई कर रही है दोनों। मान लिया हमसे इस प्लेन की इक्वेशन पूछ ले कोई, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे? ये होगी x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस Z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब क्या जरूरी है ऐसा कि हमने जो है माइनस करा है x1 y1 z1, उसी को माइनस करना है? क्या x2 y2 z2 को नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। x माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू, जेड माइनस Z2, A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन containing two lines, having two lines, which consist of two lines। ठीक है, बाकी और कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में भी यूज करनी पड़ सकती हैं। तो वहां पे हम बस ये थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाएंगे कि इस तरीके से हो सकता है, तो उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन तो तुम कर भी सकते हो इसके। हमें क्या है ओपन करना 3D।
इट्स सब लाइन है, प्लेन आ गया। थर्ड एक्सरसाइज, each of the following cases determine the direction cosine of the normal to the plane and distance from origin। क्या निकालना है हमें? डायरेक्शन कोसाइन निकालने। ट्राई करो एक बार कोई सा एक पार्ट, कुछ कर पा रहे हो नहीं। बताओ भाई। मैं अभी एक क्वेश्चन बताई थी, मैंने बताया था नॉर्मल फॉर्म में आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी होता है। ठीक है, डी होता है, पी होता है, क्यू होता है, कुछ भी मान लो। तो ये जो पी या डी है जो भी है, ये ये क्या थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी फ्रॉम ओरिजिन। और एन क्या था? ये नॉर्मल वेक्टर था। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है बस, ये जो डी है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। तो देखो, अगर मान लिया हम ए पार्टी कर रहे हैं इसका, तो मैंने देखा अच्छा जेड इक्वल्स टू 2 लिखा है। जेड इक्वल टू क्या लिखा है? 2। तो इसका मतलब क्या है कि डी तो पॉजिटिव है। ठीक है, चलो एक समस्या तो खत्म, डी पॉजिटिव है। ठीक है, और हमें ये पता है कि आर इक्वल्स टू होता है क्या? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अच्छा एन क्या हो जाएगा यहाँ? एन कैप, एन वेक्टर। एन वेक्टर के लिए यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे जेड है बस। तो मतलब 0 i 0 j प्लस के। जब मैंने ये लिखवाया था आर डॉट एन, तो मैंने यहाँ पी लिखा था। और जब पी लिखा था यहाँ, तो ये क्या था? यूनिट वेक्टर था, है ना? तो मतलब क्या है कि ये यूनिट वेक्टर है होगा ना, तब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। यानी कि अगर मैं आर डॉट एन इक्वल्स टू 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या ये सही होगा? इसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड से इसके, दोनों साइड से। तो ये क्या बन जाएगा अब? एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू, एन का वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड। एन का मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा, तो 2/1 2 ही आ जाएगा, है ना? हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल तो क्या आ गए? नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन बताओ। एन कैप क्या आ जाएगा यहाँ? एन कैप तो यही आएगा, सेम ही तो आएगा। ठीक है, यानी कि 0 0 1 हो गए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल इसके यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स होते हैं, आई जे के, है ना? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी थी, जो कि हो गई 2। ठीक है,
मतलब हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें क्या बना लेना है, इसे यूनिट वेक्टर बना लेना है। और देख लो एक बार, इसको देख लो, पी पार्ट, सी पार्ट देख लेते हैं एक बार। सी पार्ट से एक बार क्लियर हो जाएगी पिक्चर के करना क्या है। हम्म। तो सबसे पहले तो इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करो। कैसे वेक्टर फॉर्म में क्या चेंज करेंगे? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 या XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट 2I प्लस 3J माइनस K इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या है? R डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 5। n वेक्टर नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? n कैप चाहिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। 5/n। n का मैग्नीट्यूड क्या होगा? n है 2I प्लस 3J माइनस K। तो n का मैग्नीट्यूड हो गया कितना? 4 + 9 + 1 9 1 10 और 4 14, √14। तो √14 से डिवाइड कर दोगे बस। तो R डॉट n कैप इक्वल टू 5/√14। तो ये 5/√14 तो क्या आ जाएगा इसका? P, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और n वेक्टर, n कैप निकालना है ना हमें, तो n वेक्टर अपॉन n मैग्नीट्यूड, इन दोनों को डिवाइड करके तुम्हारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। 2/√14, 3/√14 और -1/√14। ठीक है, अभी आज इतना ही रहने देते हैं और मैं कल कराऊंगा जो भी है। मैं इसका स्क्रीन वो ले लेता हूँ।